कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के NCERT की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के पहले चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है वो है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान बुनियादी सिद्धांतों का समूह है, ऐसे नियम जो किसी समूह को एक साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। अब वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे भारत में लिखित है, अमेरिका में लिखित है, लेकिन इंग्लैंड में अलिखित है। तो इस समूह के द्वारा, बुनियादी सिद्धांतों के समूह द्वारा राज्य का निर्माण होता है और शासन होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्या है। संविधान की आवश्यकता, अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो है कि संविधान की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये सामंजस्य बिठाने की बात करता है। तो सामंजस्य किसमें बिठाता है? हमारा जो समाज होता है वो विविधता वाला होता है। उसमें जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के आधार पर या परंपराओं, आर्थिक स्थिति, रीति रिवाजों और बहुत सारे कारणों से अलग अलग वर्ग होते हैं। तो समाज विविधता वाला समाज होता है। ऐसे समाज में सामंजस्य बिठाने का, तालमेल बिठाने का जो कार्य है वो संविधान द्वारा किया जाता है। तो संविधान सामंजस्य बिठाने का कार्य करता है। संविधान मूलभूत नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज के सदस्यों में उचित सामंजस्य और आपसी विश्वास उत्पन्न होता है। ये हमारा पहला जो है संविधान का कार्य भी हम कह सकते हैं, विशेषता भी हम कह सकते हैं और महत्व भी कह सकते हैं। दूसरा, राज्य का निर्माण, सरकार का निर्माण, शक्ति का वितरण और शासन का संचालन। हमारा जो संविधान है वो ये तय करेगा कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा और शक्ति का वितरण, शक्ति किसके पास रहेगी, कौन सी शक्ति किसके पास रहेगी और शासन का संचालन कैसे होगा। तो संविधान ये तय करेगा जैसे कि कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका उन कानूनों की व्याख्या करती है और जो विधायिका होती है वो कानून निर्माण का कार्य करती है। तो ये जो शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दी गई हैं वो हमारे संविधान के द्वारा दी गई हैं। तो ये जो दूसरा कार्य है कि राज्य का निर्माण कैसे होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, शक्तियों का वितरण कैसे होगा और शासन का संचालन कैसे होगा, ये सारे संविधान के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के अंदर वर्णित किया जाता है कि हमारी सरकार जो है वो चुने हुए प्रतिनिधियों से बनेगी और उनके पास कौन कौन सी शक्ति होगी। तीसरी हम बात करें सरकार की शक्ति की सीमाएं। सरकार की शक्ति की सीमाएं, तो सरकार कोई ऐसा कानून न बना पाए जो नागरिकों के अनुकूल नहीं हो, नागरिकों के प्रतिकूल हो, मनमाने अन्यायपूर्ण कानून नहीं बना सके। इसके लिए सरकार की शक्ति पर कुछ सीमाएं या प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये जो हमारा संविधान है वो सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध भी लगाता है। कैसे लगाता है? नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर। संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं और कोई भी सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे। केवल
राष्ट्रीय आपात की स्थिति या संविधान में वर्णित कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार के ऊपर ये प्रतिबंध है, उसकी सीमाएं हैं। अब हम बात करें समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों के बारे में। जब कोई भी जो समाज होता है उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए, उस समाज में हम ऐसा करेंगे, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति पैदा करना, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिससे समाज के सदस्य अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति कर सकें, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, इसके लिए जो भी उचित परिस्थिति है उसका निर्माण करना सरकार का दायित्व होता है। ये भी संविधान का कार्य है। सकारात्मक कल्याणकारी कदम उठाना, समाज के सदस्यों के लिए सकारात्मक कल्याणकारी कदम उठाए, ऐसी पावर भी संविधान के द्वारा ही दी जाती है। हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्वों के अंदर इस तरह के लक्ष्य दिए गए हैं सरकार के लिए कि वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिससे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो और समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इसके बाद हम 5 नंबर की बात करें तो वो है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ये हमारा 5 नंबर का जो कार्य है, महत्व है या आवश्यकता है। तो देखिए, कोई भी संविधान उस राष्ट्र की पहचान निर्मित करता है। पहचान अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे हम राजनीतिक पहचान की बात करें तो हमारे जो बुनियादी नियम हैं उनके द्वारा ये पता चलता है कि हमारी राजनीतिक पहचान विश्व में कैसी है। फिर व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रता, समाज के सदस्य यदि अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता का उपयोग कर पाते हैं तो ये हमारी नैतिक पहचान होती है। और केंद्र और राज्यों के संबंध में जो कानून है हमारे, कि हमारे राज्य और केंद्र दोनों के अंदर कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। जैसे हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था, अर्ध संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है, तो इससे हमारी राष्ट्रीय पहचान कायम होती है।